Hello everyone. Today we are discussing about the WKB method, which is called as Wentzel, Kramer and Brillouin method. So basically this is the approximate treatment of the system. So हमें क्या पता है, कुछ सिस्टम होते हैं जिन सिस्टम का एनर्जी और वेव फंक्शन का एग्जैक्ट वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द स्क्रोडिंजर इक्वेशन। लेकिन कुछ सिस्टम होते हैं जिन लोगों का एग्जैक्ट एनर्जी एंड वेव फंक्शन हम डिफरेंट एनर्जी लेवल के लिए कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ अप्रोक्सीमेट मेथड यूज़ करेंगे। जैसे कि पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी एंड वेरिएशन मेथड आर द टू डिफरेंट अप्रोक्सीमेशन मेथड विच इज़ एप्लीकेबल टू कैलकुलेट द approximate value of energy and wave function, but it have some limitations. उन लोगों का कुछ लिमिटेशंस था। क्या लिमिटेशंस था? परटर्बेशन थ्योरी अगर हम टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी अगर हम अप्लाई करें कुछ अप्रोक्सीमेशन सोल्यूशन के लिए, तो वहाँ पर हमें क्या पता होना चाहिए, उसका एग्जैक्ट वैल्यू पहले पता होना चाहिए, अनपटर्ड वैल्यू पता होना चाहिए, तभी जाके हम उसका पटर्ड वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो भी सिर्फ ग्राउंड स्टेट और कुछ एक्साइटेड स्टेट के लिए हम अप्लाई कर सकते थे। सो वो था उन लोगों का लिमिटेशन। उसके बाद आता है वेरिएशन मेथड। वेरिएशन मेथड सिर्फ ग्राउंड स्टेट एनर्जी के लिए कैलकुलेट हो सकता है, और उसके लिए क्या होता है, ग्राउंड स्टेट और कुछ फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर एक्साइटेशन स्टेट के लिए एप्लीकेबल हो सकता है। लेकिन वहाँ पर हमें क्या चाहिए, हम वहाँ पर क्या करते थे, ट्रायल वेव फंक्शन यूज़ करते थे। ट्रायल वेव फंक्शन यूज़ करके पहले हम क्या, एक सिस्टम के लिए ट्रायल वेव फंक्शन यूज़ करते थे। उसके बाद क्या करते थे, हम वहाँ पर उसे अप्लाई करके हम उसका अप्रोक्सीमेट एनर्जी वैल्यू कैलकुलेट करते थे डिफरेंट एनर्जी लेवल के लिए। अगर वो हमें एग्जैक्ट वैल्यू के आसपास का वैल्यू नहीं दे पाता था, तब फिर से हम और एक ट्रायल वेव फंक्शन अप्लाई करते थे। तो वो सिर्फ ग्राउंड स्टेट के लिए एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे पाता था और सम एक्साइटेड स्टेट के लिए नहीं दे पाता था। तो बाद में आता है WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड. So this is the final approximation method which is applicable for both the ground state and the excited state. So अगर हम excited state का number of order ज़्यादा करते जाएंगे, तभी हमें उसका approximate value उतना ही फाइन मिलता जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, WKB method is useful for the approximate treatment of a system with slowly varying potential. So WKB approximation कौन से कंडीशन में अप्लाई हो सकता है, अगर हम यहाँ पर पोटेंशियल ले, और पोटेंशियल क्या हो, पोटेंशियल इज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड दैट पोजीशन इज ए वेरी स्लोली वेरिंग कंडीशन। इन दैट सिचुएशन वी कैन अप्लाई द WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे WKB मेथड इज यूजफुल फॉर अप्रोक्सीमेट ट्रीटमेंट ऑफ ए सिस्टम with slowly varying potential, that is the potential which remains almost constant. यहाँ पर पोटेंशियल क्योंकि बहुत कम वेरी होगा, तो हम यहाँ पर क्या कंसिडर करेंगे, पोटेंशियल which remains almost constant over a region of the order ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो उसका जो पोटेंशियल वेरी होगा, उसका जो वेवलेंथ रहेगा, उसका वेवलेंथ कितना होना चाहिए, नियरली इक्वल्स टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ। सो इन द केस ऑफ क्लासिकल सिस्टम, इसे क्या कहते हैं, सेमी क्लासिकल मॉडल कहते हैं, क्योंकि ये जो WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड है वो एक क्लासिकल मॉडल के ऊपर भी अप्लाई हो सकता है। सो इन द केस ऑफ क्लासिकल सिस्टम दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो सेटिस्फाइड सिंस द वेवलेंथ ऑफ इन द क्लासिकल सिस्टम अप्रोच जीरो। जब क्लासिकल सिस्टम का वेवलेंथ जीरो होगा, तब जाके हम यहाँ पर WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। मतलब WKB अप्रोक्सीमेशन कोई सिस्टम अगर क्लासिकल कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, जहाँ पर क्लासिकल कंडीशन जीरो होगा वहाँ पर हम WKB मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर कंसिडर किया, एक शेर है, वो वहाँ पर एक वॉल है, और अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल कंसेप्ट we can consider that line can't be goes beyond that wall. तो जहाँ पर वॉल हो गया उसका बाउंड्री वैल्यू, जहाँ पर उसका बाउंड्री वैल्यू, जहाँ पर एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज energy of the line is zero, in that case you will apply the approximation WKB approximation method. वहाँ पर हम कंसिडर क्या कर सकते हैं, वहाँ पर हम कंसिडर करेंगे मे बी द लाइन कैन बी गोज बियॉन्ड दैट वॉल। सो
For that condition, the WKB method can thus be viewed as the semi-classical approximation method. मतलब जहाँ पर से क्लासिकल सिस्टम जीरो होगा वहाँ पर WKB मेथड नॉन जीरो कंडीशन को सेटिस्फाई करके बियॉन्ड दैट बाउंड्री वैल्यू वहाँ पर हम WKB मेथड को अप्लाई कर सकते हैं. सो फॉर दैट इज कॉल्ड सेमी क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन मेथड. For the system, the exact solution can be found. For that, approximation method can be used. So WKB approximation method is the final type of time independent calculation. हमने यहाँ पर क्या कहा, तीन टाइप के अप्रोक्सीमेशन मेथड है. वन इज टाइम इंडिपेंडेंट अप्रोक्सीमेशन मेथड, वन इज द वेरिएशन मेथड एंड थर्ड वन इज द WKB approximation method. So WKB approximation method is the final type or the best approximation method which is applicable to calculate the approximate value of energy and wave function. So it is applicable when the potential, ये फिर कौन से कंडीशन में अप्लाई हो सकता है? दिस इज एप्लीकेबल when the potential energy of the function, जब पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन का फंक्शन हो और पोजीशन एक स्लोली वेरिंग फैक्टर होना चाहिए, तभी जाके हम WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड को अप्लाई कर सकते हैं. ये क्या है, इसका कंडीशन है, कौन से कंडीशन में अप्लाई हो सकता है. सो WKB मेथड इज एप्लीकेबल ओनली, अनदर कंडीशन क्या होना चाहिए, WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड इज ओनली एप्लीकेबल फॉर वन डायमेंशनल प्रॉब्लम. थ्री डायमेंशनल प्रॉब्लम के लिए ये अप्लाई नहीं हो सकता. तो हम क्या करेंगे वहाँ पर, अगर हमारे पास थ्री डायमेंशनल प्रॉब्लम है तो पहले हम उसे वन डायमेंशनल प्रॉब्लम में रिड्यूस करेंगे, उसके बाद वहाँ पर हम क्या करेंगे, WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड को अप्लाई करेंगे. तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, WKB मेथड इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वन डायमेंशनल प्रॉब्लम. इफ वी हैव थ्री डायमेंशनल प्रॉब्लम देन we have to reduce it in one dimensional problem and then apply WKB approximation method. So by the use of WKB approximation method we can find Schrödinger time independent wave equation approximate solution when we have a slow varying potential. मतलब WKB approximation method को अप्लाई करके हम Schrödinger का टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन का अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन निकाल सकते हैं. कौन से कंडीशन में, अगर इसका पोटेंशियल फंक्शन ऑफ पोजीशन हो और पोजीशन एक स्लोली वेरिंग फैक्टर होना चाहिए. सो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, पोटेंशियल एनर्जी इज ए स्लोली वेरिंग फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड इट वैल्यू मस्ट बी इक्वल्स टू द डी ब्रॉगली वेवलेंथ. और उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, डी ब्रॉगली वेवलेंथ के वैल्यू के साथ सेम होना चाहिए. सो यहाँ पर हम थोड़ा रिकॉल करते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ को, जहाँ पर सपोज हमने कंसिडर किया एक पार्टिकल ऑफ मास m है और उसका एनर्जी E है और वो एक पोटेंशियल में मूव कर रहा है जिसका पोटेंशियल क्या है, V ऑफ x है. तो हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ से क्या पता है, लैम्डा इक्वल टू h बाई पी. h क्या है, h प्लैंक्स कांस्टेंट एंड p इज द मोमेंटम. सो मोमेंटम की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2m ई भी लिख सकते हैं. v इज़ द फंक्शन ऑफ x हियर. तो ये कहाँ से आया, ये जो फॉर्मूला है h बाई रूट ओवर और 2m ई माइनस वी, ये कहाँ से आया, उसको समझने के लिए हम कंसिडर करेंगे स्क्रोडिंजर इक्वेशन फॉर द स्टेशनरी स्टेट. सपोज मैंने यहाँ पर थ्री डायमेंशनल कंसिडर किया है, आप लोग अगर चाहते हैं तो यहाँ पर वन डायमेंशनल भी कंसिडर कर सकते हैं, जो कि मैंने इसके बाद कंसिडर किया है. तो मैंने यहाँ पर कंसिडर किया है, सपोज यू हैव टू कंसिडर ए पार्टिकल इज मूविंग इन थ्री डायमेंशनल स्पेस and you have to apply the Schrödinger equation for that state, then the equation is this type, that is minus h square by 2m del square psi r. Psi is the function of three dimensional position, v of r psi r e psi r. So मैंने यहाँ पर क्या किया है, माइनस 2m बाई एच स्क्वायर पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर दिया है. तो डिवाइड करने से पहले वाला टर्म में ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचा, डेल स्क्वायर साई आर प्लस माइनस ऑफ 2m बाई एच स्क्वायर वी ऑफ आर साई आर, और यहाँ पर ये बचा माइनस 2m बाई एच स्क्वायर ई साई आर. मैंने ये राइट हैंड साइड के ये टर्म को मैंने लेफ्ट हैंड साइड को ले आया, तो यहाँ पर क्या बचा, ये वाला इक्वेशन बन गया. तो यहाँ पर जो सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म में साई ऑफ आर को छोड़ के जो बचा मैंने वहाँ पर एच स्क्वायर को छोड़ के बाकी जो बचा मैंने वहाँ पर उसे लिख दिया पी स्क्वायर आर. सो ये पी स्क्वायर क्या है, पी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है क्लासिकल मोमेंटम एट आर पोजिशन. सो
पी ऑफ आर का वैल्यू क्या हो गया, रूट ओवर ऑफ 2m ई माइनस वी आर, वही तो मैंने यहाँ पर लिखा है इस इक्वेशन 1 में। पी की जगह पर क्या लिखा है, एच बाई 2m ई माइनस बी रूट ओवर लिखा है। सो in essence the WKB method consists of the trying solution of equation 2। तो यहाँ पर हमने trying solution को consider किया है। So इसे समझने के लिए मैंने क्या कहा था, we can't apply the WKB approximation for the three dimensional condition, so you have to convert that equation into the one dimensional Schrödinger time independent equation। so Schrödinger time independent equation क्या हो गया, d square psi x dx square प्लस 2m h कॉट स्क्वायर ई माइनस भी ऑफ एक्स साई आर इक्वल्स टू 0। सपोज इसे मैंने नंबरिंग कर दिया इक्वेशन 3। तो अगर इस इक्वेशन को, ये क्या है, सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सोल्यूशन क्या हो सकता है, दो सोल्यूशन हो सकते हैं, दैट इज प्लस माइनस ये वाला जो फैक्टर है इसको सोल्यूशन करने से मुझे क्या मिलेगा, सोल्यूशन ऑफ दैट वेव फंक्शन विच इज द फंक्शन ऑफ एक्स हियर, दैट इज a0 e प्लस माइनस आई एस फंक्शन ऑफ एक्स बाय एच कॉट। सो यहाँ पर a0 क्या है, a0 है कांस्टेंट और वी कैन कॉल दैट इज द एम्पलीट्यूड फैक्टर ऑफ दैट वेव फंक्शन। सो फॉर आवर कन्वीनियंसी वी हैव टू कंसिडर ओनली e टू द पावर प्लस साइन। ये e टू द पावर प्लस साइन को हम कंसिडर करेंगे, अगर हम नेगेटिव साइन को कंसिडर करेंगे देन वी विल गेट द मोर कम्प्लेक्स सोल्यूशन फर्दर। सो हम यहाँ पर क्या कंसिडर करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव पार्ट को कंसिडर करेंगे। तो हमारा साई क्या हो गया, साई इक्वल टू e0 e टू द पावर आई बाई एच कॉट एस इज द फंक्शन ऑफ एक्स हियर। ओके, सो हमें क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या पता है, एस इज द एक्शन पार्ट। सो सपोज इसे मैंने इक्वेशन 5 दे दिया, तो यहाँ पर मैंने क्या कंसिडर किया है, इफ ई इज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ई यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है काइनेटिक एनर्जी पार्ट। इफ काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर दैन टू द पोटेंशियल एनर्जी व्हिच इज द फंक्शन ऑफ एक्स हियर, मैंने यहाँ पर क्या कंसिडर किया था, इफ यू अप्लाई द WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड देन योर v ऑफ एक्स मस्ट बी वेरी स्लोली वेरिंग फंक्शन। सो यहाँ पर अगर ये वैल्यू बहुत स्लोली वेरिंग फंक्शन हो गया तो फिर ओबियसली काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर दैन टू दिस पोटेंशियल एनर्जी। सो इस कंडीशन में मैंने साई को क्या रिप्रेजेंट किया है, दैट इज a0 e टू द पावर आई बाई एच कॉट एस एक्स। सो इसे मैंने इक्वेशन 5 दे दिया। अगर मैं इक्वेशन 5 को इक्वेशन 3 में पुट करूँ, अभी मुझे साई का वैल्यू मिल गया, इसी साई के वैल्यू को मैंने यहाँ पर इक्वेशन 3 में पुट कर दिया, वही मैंने यहाँ पर क्या है इक्वेशन 3 में पुट कर दिया। अभी मैं क्या करूँगी, फर्स्ट पार्ट में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है और यहाँ पर इसका कोई डेरिवेटिव नहीं है, इसका मैं क्या करूँगी, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने से पहले मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर भी a0 है और यहाँ पर भी a0 है, मैंने क्या किया, दोनों से a0 को कॉमन ले लिया और दोनों को मैंने क्या करते हैं राइट हैंड साइड में पुट करने से ये वाला फैक्टर 0 हो गया। तो बाकी क्या बचा, नाउ द इक्वेशन इज कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम a0। ओके, सो नाउ वी विल कंसंट्रेट ऑन द एक्सपोनेंशियल फैक्टर हियर। सो ये यहाँ पर क्या करेंगे, हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे। तो पहले मैंने इसका क्या किया है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ले लिया है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेने से क्या हो गया, दैट इज आई एच कॉट ई टू द पावर आई एस बाई एच कॉट डी एस बाई डी एक्स, बिकॉज एस इज द फंक्शन ऑफ एक्स हियर, सो वी कैन टेक द डेरिवेटिव ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हियर। सो ये वाला फैक्टर बेस से बच गया और सेकेंड टर्म इज एज यूजुअल right hand side is 0 here. Now you will take again the derivative of this factor with respect to x here. तो यहाँ पर उसका डेरिवेटिव लेने से मुझे क्या मिलेगा, दो फैक्टर मिलेगा। एक तो मिलेगा जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगी ये वाला फैक्टर कांस्टेंट हो जाएगा, फिर जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगी ये वाला फैक्टर कांस्टेंट हो जाएगा। पहले मैं क्या लूँगी, ई टू द पावर आई एस बाई एच कॉट के एच कॉट, उसका डेरिवेटिव लूँगी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स में, तो मुझे क्या मिलेगा, फिर से यही फैक्टर मिलेगा, यही आंसर मिलेगा। तो ये मिल गया, तो डी एस बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो गया ई टू द पावर आई एस बाई एच कॉट, और यहाँ पर आई बाई एच कॉट था, फिर से मिला मुझे आई बाई एच कॉट, तो हो गया ये माइनस, ये मिल गया ऊपर हो गया आई स्क्वायर बाई एच कॉट। आई स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है -1 बाई एच कॉट स्क्वायर, ये वाला फर्स्ट फैक्टर होगा। किसका डेरिवेटिव लिया था, फर्स्ट का डेरिवेटिव लिया था, अभी मैं सेकंड का डेरिवेटिव लूँगी। सेकंड का जब डेरिवेटिव लूँगी ये वाला फैक्टर मेरा कांस्टेंट हो जाएगा,
ये वाला फैक्टर कांस्टेंट हो गया। तो बाकी इसका डेरिवेटिव लूँगी, मतलब ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। सेकेंड और थर्ड टर्म इज एज यूजुअल एंड राइट हैंड साइड इज 0। तो मुझे क्या मिला यहाँ पर, अभी मैं क्या करूँगी, क्योंकि हर एक टर्म में e⁻⁻⁰ है तो मैं सबसे कॉमन लेके उसे कैंसिल कर देती हूँ, तो वो कैंसिल हो गया। नाउ योर इक्वेशन इज कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम एक्सपोनेंशियल टर्म, ये वाला फैक्टर आ गया। अभी मैं क्या करूँगी, ये जो फर्स्ट वाला टर्म है, ये जो पॉजिटिव टर्म है, उसको मैंने, ये वाला जो फर्स्ट टर्म है, इससे मैं क्या करूँगी, ये फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड में मैंने तीनों में माइनस को मल्टीप्लाई किया है। तो अगर माइनस मल्टीप्लाई करूँगी तो पहले वाला टर्म पॉजिटिव हो गया, सेकेंड वाला टर्म नेगेटिव हो गया, थर्ड वाला टर्म नेगेटिव हो गया। ये जो थर्ड वाला टर्म है उसे मैंने राइट हैंड साइड ले लिया। तो इक्वेशन क्या बना, ये वाला इक्वेशन बना। तो फाइनली मैं क्या करूँगी, यहाँ पर ये जो अभी मैं क्या करूँगी, ये जो इक्वेशन बचा, इस इक्वेशन में मैं h² को मल्टीप्लाई करूँगी। थ्रू आउट द इक्वेशन में h² को मल्टीप्लाई करूँगी। तो पहले वाले टर्म में h² कैंसिल हो गया और सेकेंड वाले टर्म में क्या आ गया, h² आ जाएगा। और ये राइट हैंड साइड में जो है उसमें क्या हो जाएगा, दैट इज 2m/h² था, वो हो गया 2m/h² e माइनस b ऑफ x। इसे मैंने इक्वेशन 6 दे दिया। ओके, तो व्हिच इज नथिंग बट द हैमिल्टनियन जैकोब इक्वेशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। ये जो इक्वेशन मिला वो हमें क्लासिकल मैकेनिक्स का हैमिल्टनियन जैकोब इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन से कंडीशन में, अगर मैं h टेंड्स टू 0 करूँ, क्योंकि h का वैल्यू यहाँ पर बहुत कम है, डी ब्रॉगली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब h का वैल्यू यहाँ पर बहुत कम है। सो यहाँ पर h² का वैल्यू टेंड्स टू बी 0 हो गया। तो जो इक्वेशन मिलेगा हमें, वो इक्वेशन क्या होगा, दैट इज द हैमिल्टन जैकोब इक्वेशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। ओके, तो ये इसे मैंने क्या किया, दैट इज द इक्वेशन नंबर 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। नाउ वी विल फाइंड द इक्वेशन नंबर 6 सॉल्यूशन बाय ट्राइंग द एक्सपांशन ऑफ Sx इन पावर ऑफ h²। तो Sx को क्या लिख सकती हूँ मैं, पावर फॉर्म में लिख सकती हूँ, दैट इज S0x प्लस HS1x प्लस h² S2x एंड सो ऑन। इसे मैंने इक्वेशन 7 दे दिया। ओके, क्योंकि यहाँ पर h² बहुत छोटा है, मतलब दैट इज़ वेरी स्मॉल, सो द टर्म कंटेनिंग h² एंड द हायर पावर दैट कैन बी नेग्लेक्टेड। क्योंकि यहाँ पर h² बहुत छोटा है तो फिर h² का वैल्यू बहुत छोटा हो जाएगा, वैसे ही h³ का वैल्यू बहुत छोटा हो जाएगा, वैसे ही हायर ऑर्डर क्या हो जाएगा, अगर बहुत छोटा हो गया तो फिर एज कम्पेयर टू h0 एंड h², ये क्या है, दिस इज h²। अगर h² हो गया तो उसके कंपैरिजन में हायर ऑर्डर टर्म नेग्लेक्ट हो जाएंगे। तो नेग्लेक्ट होने से हमें क्या मिला, फर्स्ट दो टर्म मिला। तो s ऑफ x कितना हो गया, दैट इज S0x प्लस h² S1x। इसे मैंने इक्वेशन 8 दे दिया। अभी मैं क्या करूँगी, मुझे s का वैल्यू मिल गया। अभी s के वैल्यू को मैं कहाँ पर पुट करूँगी, इक्वेशन 6 में पुट करूँगी। तो तुम लोग s को उसका वैल्यू पुट कर सकते हो। मैंने वही वैल्यू इक्वेशन 6 में पुट किया है, जहाँ पर s था वहाँ पर s का वैल्यू मैंने पुट कर दिया। तो मुझे क्या मिला, ये क्या मिला, फर्स्ट टर्म तो स्क्वायर था, तो ये क्या मिला, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, और ये वाला टर्म जैसे था वैसे मैंने रख दिया। ओके, तो मुझे क्या मिला यहाँ पर, दैट इज ये वाला a², ये वाला टर्म b² प्लस 2ab, वही हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने क्या किया है, माइनस i² को सेकेंड वाले टर्म, इस टर्म में ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई हो गया। और राइट हैंड साइड में जो टर्म था उसे मैंने एज यूजुअल रख दिया। यहाँ पर शायद कुछ छूट गया है, क्या था यहाँ पर, h² को हमने यहाँ पर नेग्लेक्ट किया था। ओके, तो इक्वेशन 6 में हमने h² को नेग्लेक्ट करके ये पावर फंक्शन को अप्लाई किया था वहाँ पर, तो वहाँ पर h² को हम नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, डिनोमिनेटर को हमने यहाँ पर क्या नेग्लेक्ट किया। ओके, सो नाउ we can compare the coefficient of h² 0 and h² 1 in both the sides of this equation। तो यहाँ पर देखेंगे हम h² 0 मतलब जहाँ पर h² नहीं है उसका कोफिशिएंट लेंगे, ये वाला टर्म h² नहीं है यहाँ पर, और सो दिस टर्म इज इक्वल्स टू दिस टर्म, दोनों टर्म में h² नहीं है, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, इसे मैंने इक्वेशन
10 दे दिया। अभी हम एच कॉट 1 के को कंसिडर करेंगे। एच कॉट 1 मतलब ये वाला टर्म हो गया, और राइट हैंड साइड में तो कोई एच कॉट नहीं है, तो वहाँ पर ये 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला टर्म क्या हो गया, दैट इज 2 ds0/dx 2 ds1/dx। ओके, और यहाँ पर क्या बचा, दैट इज माइनस d2s0/dx0। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, राइट हैंड साइड में तो कोई एच कॉट वाला टर्म नहीं है, सो दैट इज इक्वल्स टू 0। सो इक्वेशन 11 हो गया। अभी मैं क्या करूँगी, इक्वेशन 10 को कंसिडर करूँगी। अगर इक्वेशन 10 को मैं कंसिडर करूँगी तो यहाँ पर ds0/dx होल स्क्वायर इक्वल्स टू दिस मच है, तो ds0/dx कितना हुआ, दैट इज द रूट ओवर ऑफ दिस टर्म। वही तो मैंने यहाँ पे लिखा है, दैट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ दिस टर्म। सो अगर मैंने दोनों साइड का इंटीग्रेशन ले लिया, पहले मैं क्या करूँगी, डिनोमिनेटर ऑफ द LHS गोज टू द RHS। So this is integration of ds0 equals to integration of this right hand side term into dx। तो ds0 का इंटीग्रेशन कितना हो गया, s0 हो गया। s0 हो गया, और राइट हैंड साइड को मैंने जैसे लिखा था वैसे ही लिख दिया। ओके, सिमिलरली वी कैन बी कंसिडर द इक्वेशन नंबर 11। इक्वेशन नंबर 11 तुम लोग चेक कर सकते हो, दिस इज इक्वेशन नंबर 11। ये इक्वेशन नंबर 11 मैंने इक्वेशन 10 को सॉल्व करके मुझे क्या मिला, s0 मिल गया। अभी मैं इक्वेशन 11 को सॉल्व करूँगी सो दैट वी कैन गेट द सोल्यूशन फॉर s1। सो इक्वेशन 11 ये हो गया। ओके, सो ये जो सेकेंड टर्म है मैंने राइट हैंड साइड को ले आई। ओके, अभी मैं क्या करूँगी, जो 2 वाला टर्म है उसको भी मैं राइट हैंड साइड ले आऊँगी, तो i/2 d2s0/dx2 हो गया, और राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में जो था वैसे ही लिखा मैंने। अभी मैं क्या करूँगी, मुझे क्या फाइंड करना है, ds1 फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगी, ds1/dx को रख के और बाकी सब टर्म को मैं राइट हैंड साइड ले आती हूँ। तो ये क्या हो गया, i/2 d2s/dx2 डिवाइडेड बाई ds0/dx। ओके, तो ds1/dx ये क्या है, ये क्या हुआ, i/2 को मैं बाहर ले आती हूँ। अगर मैं d/dx लिख के ln ऑफ ds0/dx लिखूंगी, इसका सोल्यूशन कितना आएगा, डेरिवेटिव ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू x ऑफ ln ds0/dx का सोल्यूशन क्या आएगा, यही तो आएगा सोल्यूशन। तो इसकी जगह पर मैंने क्या लिखा, ये वाला टर्म लिख दिया। ओके, सो नाउ इंटीग्रेटिंग द बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू dx। अगर मैं इस इक्वेशन का दोनों साइड का इंटीग्रेशन लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू dx में, तो ये dx लेफ्ट हैंड साइड में कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला जो dx है और ये वाला जो dx है ये भी कैंसिल हो जाएगा। बाकी क्या बचा, ds1 का इंटीग्रेशन और i/2 दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ d ln ds0/dx। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन कितना मिलेगा, ये इंटीग्रेशन है, ये डेरिवेटिव है, दोनों कैंसिल होके हमें क्या मिलेगा, i/2 ln ds0/dx। और इसका इंटीग्रेशन कितना हुआ, s1 हुआ, तो s1 इक्वल्स टू कितना मिला मुझे, i ln ds0/dx का कितना मिला, दैट इज ये 2 है ना, हाफ है, ln के बाहर अगर हाफ होगा तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, पावर ऑफ ln लिख सकती हूँ। सो ln ds0/dx हाफ हो गया ये। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ s1। ऑलरेडी यू गेट द सॉल्यूशन फॉर s0, और s क्या है, s0 और s1 का ही तो कॉम्बिनेशन है, तो मुझे क्या मिल गया, s का सोल्यूशन मिल गया या नहीं। सो नोट दैट इन इक्वेशन 13, दिन इक्वेशन 13 नो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर हमें एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी मिलना चाहिए, जो कि हमने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। सो नो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हैव बीन इंट्रोड्यूस आज दे ओनली अफेक्ट द नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन को अफेक्ट कर सकता है। सो हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट को मेंशन नहीं किया है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सो अभी हम क्या करेंगे, नाउ सब्सटीट्यूटिंग द इक्वेशन 8 इन इक्वेशन 5। इक्वेशन 8 हमारा क्या था, इक्वेशन 8 वही तो था, s इक्वल्स टू s0 प्लस h कॉट s1। s0 का वैल्यू हमें मिल गया, s1 का वैल्यू हमें मिल गया। इक्वेशन 5 क्या था, ये था हमारा इक्वेशन 5, साई विच इज द फंक्शन ऑफ x हियर। साई ऑफ x क्या हुआ, a0 e टू द पावर i बाई h कॉट sx। s की जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ, s0 प्लस h कॉट s1। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, साई ऑफ x इक्वल्स टू a0 e टू द पावर i s0 प्लस h कॉट s1 बाय h कॉट। ओके, अभी मैं इंडिविजुअली एक्सपोनेंशियल टर्म को लिख सकती हूँ, दैट इज
IS0, यहाँ पर h कॉट कैंसिल हो गया, तो e टू द पावर IS1 e टू द पावर IS0 बाई h कॉट। ओके, तो ये जो e टू द पावर IS1 है, मैं इसे इस टर्म में लिख सकती हूँ, A0 के नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिख सकती हूँ, e टू द पावर I माइनस IS1 e टू द पावर IS0 बाई h कॉट। इससे मैंने इक्वेशन 14 दे दिया। सो इन क्लासिकल रीजन हमने यहाँ पर क्या कंसिडर किया था, WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड इज ए सेमी क्लासिकल मॉडल। So in classical region, the motion where E minus B of x is everywhere non-negative, क्योंकि ये क्लासिकल मॉडल में क्या था, E माइनस बी एक्स नॉन नेगेटिव था, एवरीवेयर था, हर एक जगह पर ये नॉन नेगेटिव था। सो द E माइनस बी एक्स क्या है, दैट इज द मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल। मैंने ऑलरेडी वहाँ पर रिप्रेजेंट किया है इक्वेशन 1 में। सो मोमेंटम वो भी नॉन नेगेटिव होगा, that is 2m e minus b का root over that is the px having mass m moving in x direction. So the solution of equation 14 using in equation 12, equation 12 हमारा क्या था, ये वाला था हमारा इक्वेशन 12। ओके, सो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 14, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 14 यूजिंग इन इक्वेशन 12 हमें क्या मिलेगा, दैट इज साई ऑफ एक्स। S0 का वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूँगी और S1 का वैल्यू भी मैं यहाँ पर पुट करूँगी। तो जो S0 है, S0 क्या है, S0 का वैल्यू क्या है, S0 का वैल्यू ये है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रूट ओवर के अंडर मैं क्या लिख सकती हूँ, जो ये रूट ओवर वाला टर्म है, मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ P लिख सकती हूँ S0 की जगह पर। तो ये क्या हुआ, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ P ऑफ x dx, प्लस माइनस हो गया I बाई h कॉट हो गया। ओके, और जहाँ पर S0 था वैसे ही उसकी जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ, S1 था, मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, e टू द पावर माइनस IS1 की जगह पर मैं लिख सकती हूँ P माइनस हाफ लिख सकती हूँ। सो द मोस्ट जनरल सोल्यूशन ऑफ WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड, यहाँ पर क्या है, प्लस है और माइनस है, मैं इसे इंडिविजुअली लिखते हूँ। मोस्ट जनरल सोल्यूशन ऑफ WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड कितना होगा, साई ऑफ एक्स इक्वल्स टू A1 P माइनस हाफ, e टू दी पर ए पॉजिटिव के लिए मैं लिख सकती हूँ I बाई h कॉट इंटीग्रेशन ऑफ P x डैश dx डैश, प्लस ये नेगेटिव के लिए मैंने अनदर कांस्टेंट यूज़ किया है, दैट इज B1 P माइनस हाफ e टू द पावर माइनस I बाई h कॉट इंटीग्रेशन ऑफ P x डैश dx डैश। तो इस तरह हम WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड को अप्लाई करके अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन एक सिस्टम के लिए निकाल सकते हैं। सो दिस इज द जनरल कंडीशन और जनरल सोल्यूशन फॉर application of WKB approximation method for a semi classical model. Thank you.